Hello everyone. Now in this session we are going to analyze section C from the you can say CBSE board bio paper 2020. ये हम 2020 का बायो पेपर जो सीबीएसई बोर्ड का था वो हम डिस्कस कर रहे हैं. आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड द सेक्शन ए एंड बी का एनालिसिस एंड ये है सेक्शन सी. नाउ सी सेक्शन सी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको रहेंगे, राइट. एंड नाउ गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू ऑल टू अटेन इन द एग्जामिनेशन. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ 3 मार्क्स ईच वेटेज. सो 3 मार्क्स एक क्वेश्चन को है एंड जब आप ये एनालिसिस देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत शॉर्ट आंसर लिखने से भी आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं. दे हैव गिवन द क्वेश्चन इन द टेबुलर फॉर्म में दिया है, चार्ट के फॉर्म में दिया है, डायग्राम का लेबल पूछा गया है, बहुत ही सिस्टमेटिकली पेपर डिजाइन किया गया है एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके दिया है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन अगर ब्रेक करके पूछा है तो कितना लिखना चाहिए 3 मार्क्स के लिए और कितना नहीं लिखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में होता है. Here we'll be discussing how you should write the answer. अगर क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट में ब्रेक करके दिया है तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है so that you can get the full marks for that question. And at the same time आपने कहाँ आपका राइटिंग स्टॉप करना चाहिए, कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कैसा डायग्राम ड्रॉ करना है. सो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है ये अभी मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगी. सो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है. जो भी स्टूडेंट इसको देखेगा उसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा बिकॉज नाउ इट्स अ हाई टाइम यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड. प्री बोर्ड आपका आएगा सो आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है एंड पेपर अगर बोर्ड के बहुत सिस्टमैटिकली लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. So this is your chance to get out of marks in the biology. जो मैं आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग करा के दे रही हूँ. So yes, we'll start the analysis of section C and ध्यान से देखिए इसको and make your own notes. And if you need doubt, you can let me know in comment section anytime. Now here we'll discuss question number 13. Okay, the question 13 is you have to draw a schematic TS transverse section of mature anther, right? So mature anther का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. Mature anther of an angiosperm. Label its you can say label its. These are the things that you have to label, right? They have given the 6 labels that you have to show in the diagram. So first you have to draw very clean, proportionate and neat and well labeled diagram, right? So label तो ये इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, ये 6 labels आपको देने हैं डायग्राम में. बट ये डायग्राम आपको चैप्टर नंबर 2 से मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. एंड ये डायग्राम बहुत इजी है. ये डायग्राम पे हर साल सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं. आइदर डायग्राम ड्रॉ होगा या डिस्क्रिप्टिव में भी ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है. तो मेक अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ लुक एट द लेबल. लेबल्स आर ऑल्सो लेबल्स बहुत ईजी है, ठीक है. सो एपिडर्मिस, मिडल लेयर, टैपेटम, एंडोथेसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू एंड कनेक्टिव. अगर आपको याद होगा तो मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है. तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस. अगर आप ऐसा पूरा अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ आप ये सारे लेबल्स उसमें फिट कर सकते हो. सो बाहर का लेयर जो है, ये बाहर का लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, राइट. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. ये डायग्राम मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मैं नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ, वहां जाके पूरा मैकेनिज्म समझ लीजिए सो दैट डायग्राम के लेबल्स रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से आप याद रख सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर बाहर का एपिडर्मिस रहेगा, बाहर का एपिडर्मिस शो किया हुआ है. ये बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है बहुत अच्छे से, बुक में उसको इंपॉर्टेंट करके रख रही है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बाहर का एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस हो गया हमारा, एपिडर्मिस डन. मिडल लेयर्स के पहले आपको एंडोथेसियम ड्रॉ करना पड़ेगा. नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर वुड बी एंडोथेसियम. एंडो मीन्स अंदर का, एपी मतलब बाहर का. तो ये दोनों रिस्पेक्टिव एक दूसरे के साथ होते हैं. एंड फिर उसके बाद आपको मिडल लेयर्स ड्रॉ करने हैं जो कि वो पोलन सैक है, ये राउंड स्ट्रक्चर पोलन सैक एंड वो जो वॉल है उसके बीच में रहेगा. सो ये 2 लेयर एक दूसरे के साइड में आ जाएंगे. फिर ये आएगा मिडल लेयर, फिर उसके अंदर आप ड्रॉ करोगे टैपेटम. पोलन सैक के अंदर टैपेटम है, वो जो नरिशमेंट करता है, ये रेड वाला टैपेटम. फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू जो 4 पोलन सैक्स रहेंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. दिस इज हाउ इट इज, ऐसा डायग्राम है. एंड स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब पोलन सैक के अंदर वाले, सो दैट दे इवेंचुअली बिकम द मदर सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन वुड बी टेकन प्लेस हियर.
सो नाउ दिस इज हाउ इट इज। अभी देखिए यहाँ 6 लेबल्स है, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हर एक लेबल कैरी करता है हाफ मार्क, राइट। सो अगर मैं हाफ मार्क ईच यहाँ लिखूं, हाफ मार्क ईच, 3 मार्क्स होते हैं मेरे यहाँ, 3 मार्क्स, 6 लेवल्स है, सो आपको आराम से 3 मार्क्स मिलेंगे। कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ होना चाहिए और आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा लेवल कहाँ देना है। विद इन 1 और 2 मिनट आपको 3 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाते हैं यहाँ, राइट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 13। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, it was so easy, like again from the same chapter, chapter number 2, right? So now they are asking difference between wind pollinated and insect pollinated flower के difference आपको ढूंढना है। The difference between wind pollinated and insect pollinated plant, right? So very easy, I would say बहुत easy paper है and बहुत easy है आपको 3 marks यहाँ से earn करना। इट इज बिकॉज इट इज कैरिंग अ 3 मार्क्स का वेटेज, सो इसलिए आपको डिफरेंस में एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। 3 मतलब हाफ 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 विच मेक्स 1.5 मार्क्स, हाफ 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 विच मेक्स 1.5 मार्क्स, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1.5, यहाँ से 1.5 लेना है, तो इट मेक्स अ 3, टोटल 3 हो जाएगा ना। अभी हमें ये समझना है कि अगर हम एक्स्ट्रा और एक लिखते हैं तो हमारे लिए वो सेफ साइड, हमारे फेवर में काम करेगा। सो दैट यहाँ अगर सपोज मान लीजिए एक पॉइंट अगर आपका गड़बड़ भी हो रहा है तो दूसरा पॉइंट उसको बैकअप करेगा, राइट। सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर, जो कि मैंने ये सेशन काफी अच्छे से कंडक्ट कराया है। मैं ये पूरे चैप्टर का लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ, आप वहां जाके देख सकते हो। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड स्टिकी होना चाहिए, एंड वहाँ इंसेक्ट में पोलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए। सी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉलिनेशंस। लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टैमेन्स होने चाहिए, सो दैट वो विंड से जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा उसको रिसीव कर सकता है। एंड स्मॉल फ्लावर्स बट दे शुड पैक विद द इन्फ्लोरेसेंस, सो दैट पोलन ग्रेन ज्यादा नंबर में बन जाएंगे। पोलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए, फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, मतलब इंसेक्ट अगर फ्लावर को विजिट करेगा तो उसका पर्पस क्या होगा, टू गेट द नेक्टर, मतलब वो पॉलिनेशन करेगा एंड फ्लावर उसको इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड कुछ रिवॉर्ड देगा, वो नेक्टर के फॉर्म में होगा। नेक्टर रिच होना चाहिए एंड फ्लावर शुड बी राज, जैसे हमने साल्विया का पॉलिनेशन पढ़ा हुआ है, मैंने डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिया था। सो यस, अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको 3 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है। लाइक दिस इज फॉर हाफ, हाफ एंड हाफ, ये कितने हो जाएंगे, 1.5 मार्क्स तो इधर हो जाएंगे। फिर अगेन सेम गोज फॉर दिस, एनी 3 पॉइंट्स, 1.5, 1.5 विच गिव्स यू 3 मार्क्स। बट देन एक सेफ साइड में एक एक्स्ट्रा पॉइंट या फिर एग्जाम्पल्स लिख के आया करो, सो दैट 3 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे। पहले डायग्राम हमने देखी उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे आराम से, इसमें भी 3 मार्क्स मिलेंगे। सो दैट गाइस पेपर बहुत इजी होता है, बट बस आपको स्ट्रैटेजी बनाना है कि आप कैसे उसको पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सो इजी अगेन। इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इट इज सेइंग जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट ह्यूमन मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया more than human female who rarely suffers from it, right? So ये हमको पता है ना। अभी ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बेसिस पे आपको उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस, आपको रीजंस देने हैं। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो रीजंस भी बहुत अच्छे से सॉलिड होने चाहिए। आपको बता देती हूँ कौन कौन से पॉसिबल रीजंस है और आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हीमोफीलिया क्या है, ये पता होगा तभी आप ये आंसर लिख सकते हो। अगेन ये चैप्टर भी मैंने काफी अच्छे से करवाया है, आप वो पर्टिकुलर चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर किसी को डाउट है तो हीमोफीलिया के हमने सारे पॉसिबल क्रॉसेस किए हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे तो हमने हर एक पॉसिबल क्रॉस करके लिखा हुआ है नोटबुक में। और जो मेरे स्टूडेंट है उनको अभी पता चल रहा होगा कि मैंने तब बोला था सारे पॉसिबल क्रॉसेस लिख के रखो, सो दैट एग्जाम में टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सो आप ऑलरेडी उसके साथ प्रिपेयर रहते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ सेक्स लिंक और एक्स क्रोमोसोम लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, इसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक रिसेसिव है। दूसरा पॉइंट, यहाँ आपको 1 मार्क मिलेगा, ये लिखने का 1 मार्क मिलेगा। यहाँ आपको सी हेटेरोजाइगस फीमेल के पास डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। मतलब फीमेल जनरली होमोजाइगस होती है, बट अगर फीमेल हेटेरोजाइगस होती है, हेटेरोजाइगस का मतलब है लाइक सपोज हीमोफीलिया ऐसा हो जाएगा और दूसरा सी, नाउ दिस इज द कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगोट।
वो कैरियर रहेगी, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन, कैरियर होगी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हेटेरोजाइगस हो जाएगी। कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट टू सन, ये आप क्रॉस करके देखोगे, वो मेरे ए सेशन में जाके देखिए, वहां मैंने आपको अच्छे से करवा के दिया है। इसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा, यहाँ इसके लिए भी 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हीमोफिलिक फीमेल और डॉटर इज रेयर, ये रेयर हो सकती है, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर और फादर शुड बी हीमोफिलिक, ठीक है। सो ये पूरा अगर आप इसको चार्ट के फॉर्म में भी लिखोगे तो भी चलेगा, लाइक चार्ट मतलब आपको ये कंडीशन भी अगर आप दिखा देते हो वहां, अब मैंने आपको समझाया है कैसे जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पे, तो वैसा भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, बट ये टाइम सेविंग है आपका। ये 3 पॉइंट्स लिखो और क्वेश्चन को खत्म करो और 3 मार्क लेके जाओ, ठीक है। सो नाउ दिस इज फॉर दी, अगेन ये 1 मार्क के लिए है, दिस इज फॉर 1 मार्क। सो ये भी बहुत इजी था, बट इसके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए था, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 को और एक और क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, एंड द और क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं 15 का और क्वेश्चन है F1 प्रोजेनी ऑफ पी प्लांट। नाउ सी लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। F1 प्रोजेनी ऑफ पी प्लांट बियरिंग अ वायलेट फ्लावर्स, ठीक है, वायलेट फ्लावर्स, एंड स्नैपड्रैगन प्लांट बियरिंग अ रेड फ्लावर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस इतना याद रखना है, पी प्लांट का वायलेट फ्लावर्स का कंडीशन दिया हुआ है और स्नैपड्रैगन का प्लांट का रेड फ्लावर्स का कंडीशन दिया हुआ है। तो अभी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये इनके जीनोटाइप्स क्या होते हैं। वेयर सेल्फ टू प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव F2 प्रोजेनी, आपको F2 प्रोजेनी के लिए इनमें सेल्फिंग ऑकर करवाना है। एंड कंपेयर द फिनोटाइप्स को कंपेयर करिए, फिर जीनोटाइप्स को कंपेयर करिए, एंड देन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आपको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस लिखना है विद रिस्पेक्ट टू देयर F2 प्रोजेनी। क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 चीजों को मिक्स करके पूछा गया है। इसको और था तो आप पहला भी लिखते तो भी चलता, बट ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली बहुत इजी होते हैं, आपको बस जो दिया है, अगर आपको जीनोटाइप पता है, फिनोटाइप पता है, तो फटाफट कॉन्सेप्ट अगर पता है तो उसको लिखते चलिए। इसमें 2 केसेस पॉसिबली हो सकते हैं F1 जनरेशन में। ये ऐसा एक केस हो सकता है जिसमें कैपिटल W स्मॉल w सेल्फिंग कर रहे हैं हम लोग, एंड ये दूसरा केस हो सकता है ऑल कैपिटल्स W वायलेट फ्लावर्स का। अगर हम इसका सेल्फिंग करेंगे, देखो इसका सेल्फिंग करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ये वायलेट रहेगा, दिस वन इज वायलेट, दिस वन इज वायलेट, दिस वन इज वायलेट, बट ये 2 छोटे छोटे W है, स्मॉल w, तो दैट वुड बी अ 1। सो हमारा फिनोटिपिक रेशियो हो जाता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है 1:2:1। मैंने आपको ये समझाया हुआ है, दिस इज 1, these are 2 and this is 1, 1:2:1। सो ये हमारा रेशियो हमें मिलता है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो यहाँ हमको मिल गया। अगर हम केस 2 की सेफर साइड के बारे में बात करें, ये भी लिख लीजिए, इसमें आपको कैपिटल W 2 को क्रॉस करना पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे तो हमको 100% सारे कैपिटल W मिलेंगे, मतलब वायलेट मिलेंगे। नाउ सी, अगर हम इस पैटर्न की बात करें इनहेरिटेंस का, तो ये कौन सा है, ये कंप्लीट डोमिनेंस का इनहेरिटेंस है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, राइट, कंप्लीट डोमिनेंस है कि नहीं, यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस है। नाउ अभी हम देखेंगे दूसरा कंडीशन, F1 रेड फ्लावर्स ऑफ स्नैपड्रैगन। F1 रेड फ्लावर्स स्नैपड्रैगन कब होगा, जब उसको डबल डोज ऑफ RR होगा। अगर सिंगल R होगा तो ये कोई काम का नहीं है, ये आपको रेड कलर फ्लावर्स में नहीं दे पाएगा। इसके साथ अगर रेड R दूसरा होगा, उसका फ्रेंड होगा, तो ये वो रेड दे पाएगा। सो ये देखो हमने पढ़ा हुआ है, ये रेड, अगर ये स्मॉल R अकेला है तो ये व्हाइट नहीं दे पाएगा, अगर ये है दोनों R है तो ये व्हाइट दे पाएंगे आपको फ्लावर्स, ठीक है। और अगर ये दोनों सिंगली मिल जाते हैं तो ये आपको देते हैं पिंक फ्लावर्स। ये हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जिसके लिए आपको एज ए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसके जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स का रूल पता होना चाहिए। सो ये है, अगर हम वो बोल रहा है कि बियरिंग रेड फ्लावर्स पूछे तो आपको कैपिटल R एंड कैपिटल R कंसिडर करना पड़ेगा, उसको सेल्फिंग करना पड़ेगा। तो हमने सेल्फिंग किया कैपिटल R में, पेयर ऑफ कैपिटल R में। तो हमें अगर हम सेल्फिंग करते हैं तो नो डाउट हमको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ R इंटू 4 टाइम्स, तो 100% रेड ही होंगे, राइट। सो 100 रेड, फिनोटिपिक रेशियो 100% रेड, जीनोटिपिक रेशियो 100% कैपिटल R।
तो ये किस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को शो करता है? ये इनकम्प्लीट शो करता है, बिकॉज इसके पास कोई ऑप्शन या इसके पास कोई दूसरा पेयर है ही नहीं। सो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपने इतना सिस्टमेटिकली इस क्वेश्चन को लिखना एक्सपेक्टेड है, तब आपको इसके 3 मार्क्स मिलेंगे। फिनोटाइप हैज 1 मार्क, जीनोटाइप हैज 1 मार्क एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के लिए नो डाउट 1 मार्क ईच। मतलब हाफ मार्क होगा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज 2 लिखने हैं आपको इन टर्म्स ऑफ पी एंड इन टर्म्स ऑफ वायलेट फ्लावर्स, उधर इन टर्म्स ऑफ दिस वन एंड इन टर्म्स ऑफ दिस। सो क्वेश्चन बहुत इजी था, बट 2 चीजें मिक्स करके पूछी गई थी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसको अगर ऐसे लिखोगे तो आपको यहाँ 3 मार्क्स आराम से मिल सकते थे। इसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी था। जेनेटिक्स चैप्टर का भी लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, आप वहां जाके वो रिस्पेक्टिव वीडियो देख सकते हो। Is explain the changes that milk undergoes when suitable starter or inoculum is added to it। आपको चेंज लिखना है अगर मिल्क में इनोकुलम और स्टार्टर ऐड करने के बाद मिल्क उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। और दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है हाउ डज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ आपको इन अ वे ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है, काफी इजी है। हम डे टू डे लाइफ में हर दिन देखते हैं कि मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में कैसे किया जाता है, तो वही आपको लिखना है। और हमको ये भी पता है कि कर्ड एंड बटर मिल्क के बेनिफिट क्या होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। सो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है फॉर 3 मार्क्स। किसी भी स्टूडेंट का 3 मार्क्स नहीं जाना चाहिए यहाँ, बट आपको इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली और पॉइंट वाइज लिखना है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके लिए, लेकिन हमको स्मार्टली आंसर लिखना है। पहली बात तो ये है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको लैक बोला जाता है, वो इनोकुलम में प्रेजेंट होता है, ये हमें लिखना है। उसके बाद इट ग्रोज इन मिल्क एज एट अ सुटेबल और ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके लिए टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्टिमम या सुटेबल टेम्परेचर लिख दीजिए। मल्टीप्लाइज कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, ये फिर वो क्या होता है सुटेबल टेम्परेचर पे खुद को मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, उसके प्रोटीन को। प्रोड्यूसेस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो ये था हमारा, मतलब ये जवाब जो है दिस इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ आपको ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मतलब हर एक के लिए अगर हाफ देंगे तो यहाँ 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इतना लिखने से। अगर हम यहाँ हाफ एंड हाफ कंसिडर करें तो 2 मार्क्स स्ट्रेट वे आपको ये पहले पार्ट ऑफ क्वेश्चन से मिल रहा है। दूसरा पार्ट है कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसा बेनिफिशियल है। दिस एनहांसेस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन, कौन सा? B12 एनहांस करता है। लैब चेक्स द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक। सो ये है, इसके लिए भी हाफ एंड हाफ, दिस इज हाफ एंड दिस इज मार्क, तो ये हो गया 1 मार्क ये 1 मार्क, ये 1 मार्क मिलेगा यहाँ एंड इसमें 2 मार्क मिलेगा। तो इन अ वे बहुत इजी था, 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे यहाँ। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 ये जो पूछा है ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। जो ये पॉइंट है ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन हैज बीन अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज लिस्ट एनी 3 causes रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ लॉस। ये आपको एक ही क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। हम भी इसको बहुत सिस्टमैटिकली लिखेंगे। एलियन स्पीसीज इन्वेजन कहाँ हुआ था और कौन सी चीजें किस क्रिएचर को या किस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एलियन स्पीसीज का इन्वेजन किया गया था। बुक में पेज नंबर 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 265 पे ये चीज दी हुई है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेजन लिखना एक्सपेक्टेड है। पहला है नाइल पर्च, जो कि इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में, लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ चिचिल फिश इन द लेक। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है लेकिन वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो आप यहाँ लिख लेना। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेट ग्रास, लैंटेना, वाटर हाइसियांथ, विच आर इन्वेसिव वीड दैट पोज थ्रेट टू द नेटिव स्पेसीज। मतलब ये भी एक नेटिव स्पेसीज के लिए थ्रेट हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑल वेरी इन्वेसिव वीड्स। ये इन्वेसिव वीड्स है, इसीलिए थ्रेट हो सकता है। नाउ आपको कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखिए बुक में आपके। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड थर्ड वन इज को एक्सटेंशन। सो ये इतना लिखना आपको एक्सपेक्टेड है। यहाँ और एक एग्जाम्पल ऐड कर देना, यहाँ और एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है। सो यस, दिस इज हाउ इट इज। आपको ये क्वेश्चन ऐसा लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे।
Now here we'll discuss question number 18. Question number 18 was so easy in 2020 question paper. Like look at the pattern of question. They have provided you a chart, and then you have to find out, or you have to just look for the filling the blanks. तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स ढूंढने के लिए सी देयर आर 6 फिलिंग द ब्लैंक्स, अगेन हाफ मार्क फॉर ईच फिलिंग द ब्लैंक। ये ऐसे चार्ट वाइज या डायग्राम को लेबल करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके फेवर में होते हैं, वो कंप्लीट मार्क आपको देके जाते हैं। गो एंड चेक पेज नंबर 174 12th एनसीईआरटी बुक एंड टेबल नंबर 9.1, जो भी उस चैप्टर में स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड में जो दिया हुआ है, जो भी टेबल दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रट के रखिए। डू और डाई सिचुएशन है, रटने के सिवा आपके पास कोई चांस नहीं है, बिकॉज सी बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गए हैं। सो दीज आर दी चार्ट्स जो कि टेबल दिए हुए 9.1 9.2, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड ऑल्सो एंड नीट ऑल्सो। सो नाउ सी आपको यहाँ बस फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने के ही 3 मार्क्स कंप्लीट मिल सकते थे। क्वेश्चन है स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई ABCDEF। सो क्वेश्चन देखिए क्या है, ये टेबल में से ABCD फाइंड आउट आपको करने हैं, एंड ABCD के लिए उन्होंने कुछ दिया हुआ है। ये जो मैंने यहाँ ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है ये उन्होंने प्रोवाइड किया है ये मटेरियल, एंड जो ABCD लिखा है वो आपको उसके रिस्पेक्टिव फाइंड आउट करना है। सो पूसा सदाबहार दिया था, पूसा सदाबहार जो है ये चिली का वैरायटी है, तो ए आएगा चिली। फिर उसके बाद है ये यहाँ रेजिस्टेंस टू डिसीज दिया है, चिली मोजाइक और लीफ कर्ल डिसीज के लिए, वो डिसीज रेजिस्टेंस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सी है ब्रासिका पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस दिया हुआ था, ये करण राई और ब्रासिका स्वर्णम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो वैरायटी है उसमें वो हेल्प करता है। ई जो है वो है वीट है हिमगिरी क्या ग्रेन का वैरायटी है, ये नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। सो ऑन एन ओवरऑल दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो कौन से डिसीज के लिए है, दैट वुड बी एफ। सो देखा जाए तो आपको यहाँ हर एक फिलिंग द ब्लैंक्स लिखने के लिए हाफ मार्क्स मिल सकते थे। फॉर ईच फिलिंग द ब्लैंक वुड गिव यू ऑल 3 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ये टेबल बहुत इजी है, उसको रट के रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ सो दैट आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। तुरंत से 174 पेज खोलिए और 9.1 टेबल रट के रखिए। 18 अगेन उसको और दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 को और दिया हुआ था। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग। पहली बात तो आपको प्लांट ब्रीडिंग क्या है वो लिखना है, उसके बाद दूसरा है पार्ट इस क्वेश्चन का, एक्सप्लेन 2 स्टेप्स इन्वॉल्विंग क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। ये प्लांट ब्रीडिंग अगेन स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में दिया हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग। Now we'll find out what should you write to get 3 marks. So this is how you should write the answer for this question. पहले प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है वो लिखना है, फिर उसके बाद क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या है वो लिखना है, एंड आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। Plant breeding is a purposeful manipulation of plant species in order to create a desired plant types that are better suited for cultivation, for better yield, and they can also be a disease resistance. अगर हम आर्टिफिशियली कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हमारे वेलबींग के लिए ही करेंगे, राइट। दूसरा है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स अ क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स, दे विल नॉट अलाउ अनदर जीन पूल, वो हम पढ़ ही लेंगे प्योर लाइन्स में। फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस अ प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर यील्ड, दैट कैन बी द न्यूट्रिशनली बेटर हो सकता है, और दैट कैन ऑल्सो बी फॉर द डिसीज रेजिस्टेंट पर्पज। सो बेसिकली ये चीजें लिखना यहाँ एक्सपेक्टेड है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सो दैट यू कैन राइट you can write in your own words, right? So this is how it is. इसके लिए 1 मार्क है, इसके लिए 2 मार्क है, मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 मार्क्स आपको मिलना बहुत इजी था। Now here we'll discuss question number 19. Question number 19 says explain the 3 steps. 3 steps आपको explain करनी है carried out in the formation of recombinant DNA using enzyme EcoRI. Okay. Now see. This is the question which had asked from the chapter number 11. तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, आपको इसका जवाब कहाँ मिलेगा, चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में मिलेगा। एंड आपको ये कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड की बुक में पेज नंबर 196 पे जो डायग्राम दिया है 11.1, वो डायग्राम के हेल्प से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो और आप थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अगर डायग्राम डिमांडेड क्वेश्चन है और डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करोगे तो लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए आई वुड से यू शुड गो फॉर द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन।
डायग्राम ड्रॉ करते करते भी आप वो चीज को इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। सो टेबल फिगर नंबर 11.1 पे वो डायग्राम दिया हुआ है बुक में। तो ये डायग्राम मेरे पास है यहाँ 11.1, आप देख सकते हो। दिस इज द डायग्राम, ये आपने ड्रॉ करना एक्सपेक्टेड है। दिस इज द डायग्राम, ये आप ड्रॉ करना एक्सपेक्टेड है, राइट। सो इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें होता ये है, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, आपको ये लेबल करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव गिवन द 3 स्टेजेस। यहाँ 3 स्टेजेस एक्सप्लेन करके दी है। ये हमारा वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो पहले हमको कट भी करना पड़ेगा उसको मर्जिंग के लिए, डिजायर्ड वाला कट करना पड़ेगा, फिर जो हमें वेक्टर है उसको भी कट करना पड़ेगा, फॉरेन वाला। फिर उन दोनों को हम ऐसे सेकेंड स्टेप इज लाइक कटिंग, कटिंग का है। एंड थर्ड स्टेज को हम दोनों को मिक्स करेंगे, दैट इज रिकॉम्बिनेंट, मतलब हमने 2 डीएनए का रिकॉम्बिनेशन किया है। सो दिस इज हाउ इट इज। डायग्राम ड्रॉ करके जैसा है वैसा ही आपको लेबलिंग भी करना है, कौन सा वेक्टर है कौन सा फॉरेन है। मे बी आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम यू कैन राइट इन दिस मैनर। ये काफी शॉर्टली लिखा हुआ है, बट पूरा जो डायग्राम है उसको काफी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। सो वो क्या बोल रहा है, पहले कट करता है फॉरेन डीएनए को, वेक्टर डीएनए को, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक मतलब यहाँ से भी वो सेम होना चाहिए, यहाँ से भी 5 to 3 भी और 3 to 5 भी, उल्टा सीधा दोनों साइड से सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टिकी एंड जो है ओवर हैंगिंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, लाइक अगर आप उसको कट करोगे, डायग्राम में दिखा है, कट करने के बाद वो ओवर हैंग हो चुका है एट द बेसिस फॉर्म एट ईच स्ट्रैंड, दोनों पे ओवर हैंग जो है स्ट्रेच ऑफ बेसिस फॉर्म किया जाएगा, होगा वो कटिंग करने से। एंड फिर उसके बाद वो ज्वाइनिंग करना पड़ेगा आपको विद द हेल्प ऑफ डीएनए, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। लाइगेज हम उसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। सो डीएनए लाइगेज से हम उसको डीएनए फ्रैगमेंट बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज, एंड दिस इज हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म। सो ये काफी शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये पूरे डायग्राम को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लिखते ही जाओ, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, लेकिन शॉर्ट भी लिखोगे तो भी आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो डायग्राम प्लस दिस इज द एक्सप्लेनेशन is expected for this question. Okay, now here we'll discuss question number 20. Question number 20 again from the same chapter, chapter number 11. Question says that question 2 parts में पूछा गया है। So ऐसे 2 parts में question पूछे जाने वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा easy होते हैं to write. See, name any 2 natural cloning vectors. पहले तो आपको 2 natural cloning vectors के नाम लिखने हैं जो कि है plasmid and bacteriophages. ठीक है। सो ये जो अलग अलग ऐसे ब्रेक करके क्वेश्चंस होते हैं उसमें से मे बी आपको एक पार्ट नहीं आता है बट एक पार्ट तो आता है, तो वो आपको मार्क देके जाता है, ये इसका ब्यूटी होता है। सो हमने 2 नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर के नाम लिख लिए, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, फिर अभी हाफ एंड हाफ, 1 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ आउट ऑफ 3। गिव रीजंस दैट मेक देम एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स। अभी आपको उसके रीजंस देने हैं, राइट। अगर आपको पता है तो रीजंस आपको देने पड़ेंगे। इसके रीजंस है एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स एंड हाई कॉपी नंबर विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। चलो ये भी आपको पता है, तो यहाँ भी हाफ एंड हाफ मतलब 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इतना सॉल्व करने से भी आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अभी बचा एक, वो देखेंगे क्या है। नेम द 2 कैरेक्टरिस्टिक द इंजीनियर्ड वेक्टर्स आर मेड टू पोजेसेस। ठीक है, अभी ये क्या है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक है इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, हाफ मार्क लेके जाएगा। आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पता है तो भी हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। एंड दूसरा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, जैसे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, तो हाफ वहां मिल जाएगा। सो इन दैट वे इतना सिस्टमेटिकली अगर लिखोगे तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इवन इफ यू डोंट नो एनी ऑफ दिस पार्ट का आंसर, देन भी आपको इसमें से जवाब लिखने के बाद भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन वैसे आपने स्मार्टली इस क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द सेक्शन सी। Now the question is very easy. You only have to find out the you can say the difference between mutualism and commensalism. Explain the difference between commensalism and mutualism. Types of interaction. कौन सी इंटरेक्शन होती है आपको लिखना पड़ेगा, जो कि आपको पेज नंबर 232 पे दिया हुआ है। वो पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म सारी चीजें दी है, पैरासाइटिज्म।
सो बेसिकली वो नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, प्लस एंड माइनस एंड जीरो का साइन आपको याद रखना है। नीट के लिए भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस इकोलॉजी पार्ट, एंड बोर्ड में भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हो। आपको पहले वो प्रोसेस क्या है, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, कॉमेंसलिज्म क्या है, पहले वो लिखना है। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पेसीज आर बेनिफिटेड, पहले तो इतना लिख लीजिए। ये आपका पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। दोनों में बेनिफिटेड होती है, दोनों स्पेसीज इंटरैक्टिंग, बट यहाँ ऐसा है ओनली वन इज गेटिंग बेनिफिट। सो वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म नॉट बेनिफिटेड, मतलब इसमें ओनली वन स्पेसीज कैन गेट द बेनिफिट। सो ये हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन का आंसर इंटरैक्शन तक। अभी आपको एग्जाम्पल लिखना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। दूसरा पॉइंट होना चाहिए आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी वन एग्जाम्पल। जैसे इसमें लाइकेन दिया हुआ है बुक में, माइकोराइजा है, फिग एंड वॉस्प है, और एनी अदर सुटेबल एग्जाम्पल जो भी आपको पता है वो लिख लीजिए। यहाँ भी वही है, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच, बर्नैकल ऑन बैक ऑफ द वेल, कैटल ग्रेट और एंड ग्रेजिंग कैटल, और एनी अदर सुटेबल एग्जाम्पल ये आपको लिखने पड़ेंगे। मतलब बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे से करके रखिए, बिकॉज जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करोगे एग्जाम्पल्स तो अपने आप नीट के लिए भी वो प्रिपेयर हो रहा है, तो आपका बहुत स्मार्ट स्टडी हो जाएगा। आप एक ही साथ दो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बोर्ड एंड नीट एज वेल। पेज नंबर 232 का जो टेबल नंबर है वो 13.1 है, वो अच्छे से करके रखिए। यहाँ हमारा सेक्शन सी खत्म होता है। वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट सेक्शन सी। सेक्शन ए एंड बी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। नाउ दिस इज द सेक्शन सी। नाउ इसके बाद हम सेक्शन डी पढ़ेंगे जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। बट सेक्शन सी, while going through the section C, if any doubt you can let me know. Just observe the pattern of question and how you should write the answer in terms of this question paper, and you just make a proper strategy so how you are going to attend your bio paper in terms of CBSE board. ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस है जो कि आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट इसको सिंसियरली देख के अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएगा तो बायो में उसको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। एंड सी यू इन नेक्स्ट सेक्शन एनालिसिस।